अब मैं इंडेक्स में गया और इसको हटा देते हैं, और जो भी मैं सेव करता हूँ यहाँ पे ना अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग करा हे देयर, आई शुड सी हे देयर यहाँ पे विदाउट रिफ्रेशिंग द स्क्रीन। इट्स अ लाइव रीलोड फीचर। ठीक है। तो नॉर्मली प्रोग्रामिंग में 3-4 चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, दोनों भाई भाई होता है, बाप बेटा मान लो। ठीक है। कलेक्शन कह लो या एरे कह लो, दैट्स इट। इंटायर प्रोग्रामिंग ही इसी में सिमट जाती है। तो हाँ। ब्रीफली इन चीज़ों को बता देंगे, उसके बाद हम एक प्रोग्रामिंग इज अ टूल, जैसे कि अगर हमें घर वर बनाना है ना, तो हमें जो सॉ चाहिए या हैमर चाहिए या फिर कील्स चाहिए, तो टूल है, उससे हम कुछ भी बना सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग इज दिस। तो हमें अगर ये नहीं है ना कि अगर हमारे पास हैमर आ गया तो मतलब हमें ठोकना आ गया, राइट, तो उससे हम कुछ भी बना सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट ना। तो हम इसको अलग अलग नहीं रखते हैं, प्रोग्रामिंग के साथ साथ इसका यूटिलाइज करना सीखेंगे, यूज करना कि कहाँ पे ये बेस्ट यूज हो सकता है किस चीज़ का। तो जब ये बॉन्ड बन जाएगा ना आपस में कि टूल्स भी आ गया, टूल से बनता कैसे वो भी आ गया, सो ये जो टूल्स है ना उसका भी पर्पस जो भी था वो हमारे मेमोरी में सेव हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले जो वेरिएबल था हम ऐसे लिखते थे, वेरिएबल और लेट्स से ग्रीट। अब वेरिएबल में हम कुछ भी डाल सकते हैं, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल में सिर्फ वैल्यू डालते हैं, इसमें हम वेरिएबल में फंक्शंस भी डाल सकते हैं। ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल नेम डाल दिया, लेट्स से ग्रीट ये देयर। अब इसमें पहले प्रॉब्लम थी कि अगर मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लिया ग्रीट में, एंड दूसरी जगह इन सर्टेन पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन फिर से वेरिएबल ग्रीट डिफाइन कर लिया, तो इसके ना अनएक्सपेक्टेड ओवरराइट हो बिहेवियर्स हो सकते हैं कि हमें पता नहीं चला हमने इसको ओवरराइट कर लिया। ठीक है, और ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। सो काइंड ऑफ कि ये आउटडेटेड हो गया है वेरिएबल से वेरिएबल डिफाइन करना जावास्क्रिप्ट में। जब वो जावास्क्रिप्ट में नया सिंटैक्स आया ना ये 6, तो उसमें वेरिएबल को हटाकर उसने 2 कीवर्ड लॉन्च करे हैं, लेट एंड कॉन्स्ट। लेट से ऐसे वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं जिसको हम चेंज कर सकें, म्यूटेट कर सकें, और कॉन्स्ट से ऐसे वेरिएबल डिफाइन होते हैं जिसका हम फिक्स है कि इसको हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ओवरराइड नहीं होएगा वो। हाँ, जैसे दूसरे प्रोग्राम लैंग्वेज में बताया वैसे ही। लेकिन लेट इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज वैर। इसका ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी वेरिएबल डिफाइन करा ग्रीट, वेरिएबल मैंने फिर से डिफाइन करा ग्रीट और हेलो, कंसोल लॉग करा मैंने ग्रीट। सो कोई एरर नहीं होएगा इसमें, वेरिएबल ग्रीट यहाँ भी था, फिर यहाँ पे डिस्ट्रॉयर वाला वेरिएबल, यहाँ पे नया वेरिएबल क्रिएट हुआ ग्रीट नाम का, और फिर मैंने कंसोल लॉग करा तो इट्स अ हेलो। हाँ, लेकिन इट इज ऑल्सो गिव अस सम अनसर्टेन बिहेवियर। जब हम बड़े एप्लीकेशन में काम करेंगे तो कहीं दूर डिफाइन हो रखा होगा, मैंने फिर से डिफाइन कर लिया। लेकिन अगर मैं दोनों को लेट कर दूं तो चलेगा ये? अब लेट में एरर थोड़ा करेगा, कह रहा है कि इस वाले स्कोप में ऑलरेडी ये वाला वेरिएबल डिफाइंड है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, रीडिफाइन नहीं कर सकते सेम स्कोप में। तो अब ये एरर देगा। ये देखो कितना अच्छा एरर आ गया पेज पे, ये सब पार्सल का कमाल है। तो ये क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई ग्रेड है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं वेरिएबल चेंज करूंगा। इसमें क्या है, इसमें हमें पता है एक्चुअली कि हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, दिख रहा है, देख के लग रहा है कि चेंज कर रहे हैं। लेकिन वार था तो वार के 2 मतलब हो सकते थे, चेंज भी हो सकता है या फिर ओवरराइड भी हो सकता है इंटायर वेरिएबल स्कोप ही। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। तो बहुत। हाँ, अब इस तरह से कॉन्स्ट, अगर मैं इसको कॉन्स्ट कर दिया तो सेम है, लेकिन हम कॉन्स्ट से इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो कॉन्स्ट इज रीड टाइप एरर ग्रीट इज रीड ओनली, इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अब उसी तरह से आता है फंक्शंस। तो नॉर्मली फंक्शंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शंस करके हमें फंक्शन नेम देना पड़ेगा हेडियर। लेकिन अब जब से हमारे पास कॉन्स्ट आया ना, तो लोग ऐसे यूज करते हैं, कॉन्स्ट ग्रीट इक्वल टू फंक्शन, इसका एक वैल्यू हो गया फंक्शन, क्योंकि पता है कि फंक्शन की वैल्यू ग्रीट से ऑलरेडी हम कहीं भी चेंज नहीं करेंगे। लोग
पहले ये वेरिएबल फंक्शंस कम यूज होता था कि गलती से हमने सेम वेरिएबल को असाइन कर दिया ना किसी और वेरिएबल में। लेट्स से कि पहले ग्रीड था, वेरिएबल ग्रीड इक्वल टू एक फंक्शन हो गया, और फिर मैंने फिर वेरिएबल ग्रीड इक्वल टू डाल दिया ये दिया स्ट्रिंग में। अब फिर मैंने कहीं पे गलती से कॉल कर दिया ना इसको, जो कि ऊपर कॉल हो रखा था, और ये ओवरराइड हो गया, फट जाएगा ये। लेकिन कॉन्स्ट के साथ करेंगे तो ये काइंड ऑफ सेफ है हमारे लिए, क्योंकि इसको तो हम दोबारा रीलोड नहीं करेंगे, रीडिफाइन। तो इसको हम कॉल कर सकते हैं हर टाइम पे, क्योंकि पता है कि जब भी हमने सेट करा था तो फंक्शन ही फंक्शन था, क्योंकि कॉन्स्ट है। गॉट इट? तो कॉन्स्ट ये ऐसे यूज करते हैं नॉर्मली फंक्शंस को। लेकिन पहले फंक्शन था जिसमें हम फंक्शन लिख के एक ब्लॉक स्कोप लिखना पड़ता था फंक्शन का। तो फंक्शन का ना एक शॉर्ट सिंटैक्स आ गया है, ऐसे करके दिस एंड देन दिस। ये सिंटैक्स एक वैलिड फंक्शन है। तो रादर देन राइटिंग दिस, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो ये फंक्शन, और ये एंगुलर, ये ऐसा कुछ फैट एरो कहते हैं इसको, क्योंकि ये सिंगल वाला एक एरो हो गया, एक डबल नहीं, इसलिए फैट एरो हो गया ये। इसको हम फैट एरो फंक्शंस कहते हैं। ओके। तो फैट एरो फंक्शंस के और भी कई सारे हैं, और डिफरेंस इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज फंक्शंस वाला फंक्शन। जैसे हमने देखा कि वेरिएबल इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज लेट वाला। तो ये ग्रीड फंक्शन हो गया। अब मैं ग्रीड को कॉल करता हूँ, लेट्स से कि ग्रीड को कॉल करा मैंने। ठीक है। हे ग्रीटिंग। और अब ये तो फंक्शंस हो गया, लेकिन कभी कभी ना, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शंस रिटर्न समथिंग, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिटर्न मैसेज है दिया। अब ये जो रिटर्न है यहाँ पे इसको हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई ये नहीं है ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर में रिटर्न करते तो रिटर्न करते रिटर्न करते, तो ये रिटर्न हो गया। तो ये इधर आ गया मैसेज जो मैं रिटर्न करता। लेकिन इस एरो ने कहा कि हमें रिटर्न के लिए भी रिटर्न की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ इस वाले को, और तो फिर हमें रिटर्न की जरूरत नहीं है। इस एरो के बाद मुझे जो भी वैल्यू मिलता है उसको वो एज ए रिटर्न कंसीडर करता है। ओके। तो दिस इज सेम एज जो प्रीवियस था हमारा। ठीक। लेकिन रिटर्न में हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, लेट्स से कि, लेकिन अगर हमें रिटर्न में ऑब्जेक्ट रिटर्न करना हो तो नेम इक्वल टू दिस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया वैलिड, और ये फंक्शन का ब्लॉक भी हो गया। तो जावास्क्रिप्ट इज कंफ्यूज्ड हियर कि एक्चुअली ये ब्लॉक फंक्शन का है या फिर ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करना चाहता है। तो अब ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि जहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है वो तो एरर थ्रो करता है। एक्चुअली एरर थ्रो नहीं करा, गेट को हमने कॉल करा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, एंड एन ऑब्जेक्ट में नेम प्रॉपर्टी है तो नेम को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, राइट। लेकिन ये क्या है, इसको ऑब्जेक्ट थ्रो करा। तो बताना पड़ता है कि एक्चुअली ये फंक्शन ब्लॉक नहीं, ये हमारा ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जो हम ऑब्जेक्ट एज इट इज रिटर्न करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें इसको ऐसे हम ब्रैकेट से रैप कर देंगे। मेक सेंस? यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्कोप हो गया, उसके अंदर इसने एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा। तो ये हो गया कि ग्रीट फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसमें नेम प्रॉपर्टी में ये वाली वैल्यू है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल करा, उसके अंदर के नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया हे दियर, उसका जो भी मैसेज था। तो ये तो हो गया हमारा ये वेरिएबल का भी और नहीं फंक्शन का भी। लेकिन फंक्शन बड़ी टेढ़ी चीज है। तो फंक्शंस को बताने के लिए, ये हमारा पूरा का पूरा वेरिएबल था, नो मैटर हमने पूरा फंक्शन करा था। तो फंक्शन बताने के लिए ना मैं यहाँ पे लेता हूँ function.js, ठीक है। और आई नीड टू इंक्लूड दिस फंक्शन वाली जावास्क्रिप्ट की फाइल समवेयर इन इंडेक्स वाली फाइल, तब तो काम करेगा, राइट। तो मैंने index.html में ऑलरेडी index.js इंक्लूड करा हुआ है। तो index.js में मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ function.js। अच्छा। अब ये function.js मेरा, हाँ ये फंक्शन, अब यहाँ पे आ गया ना फंक्शन। तो ये जो इंपोर्ट सब दिख रहा है ना, ये सब एक्चुअली ये फ्यूचर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट का फीचर है। करंटली जावास्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है,
लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में पार्सल यूज करा था, तो पार्सल वो यही करता है कि इसको अपने आप ही कहीं न कहीं, कभी न कभी एक फाइल में कॉन्कैटिनेट कर देता होगा मल्टीपल फाइल्स को, सबको एक ही फाइल में कोड करके, और उसको वो रैप करके कुछ न कुछ मैजिक करता होगा पीछे में। तो हम ना जावास्क्रिप्ट को एंटायर टाइम ऐसे ही यूज करते हैं, चाहे आप रिएक्ट का यूज कर रहे हो या व्यू बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, हम जावास्क्रिप्ट को इसी फैशन में ही यूज करते हैं। सो इसलिए हमने इसी से स्टार्ट करा रादर देन कि प्लेन ओल्ड जावास्क्रिप्ट से। ठीक है। अब फंक्शन में देखते हैं। एक्चुअली फंक्शन में जो दिस होता है ना, हम दिस के ऊपर बात करते हैं। जैसे फंक्शन हेलो, अभी जो बाय डिफॉल्ट जो दिस की वेरिएबल की वैल्यू होगी, वो बाय डिफॉल्ट होगा विंडोज, क्योंकि विंडो के थ्रू ये कॉल हो रहा है। अगर मैंने कॉल किया हेलो को, तो हेलो में जो दिस की वैल्यू आ गई, वो हो गई विंडो। ठीक है, विंडो मतलब कि ग्लोबल स्कोप, इंटायर ग्लोबल स्कोप जो होता है वो सब विंडो के अंदर सब स्टोर होता है। जो भी मैंने वेरिएबल सब डिफाइन करा है वो सब विंडो में स्टोर होगा ग्लोबली। तो ये बाय डिफॉल्ट जो दिस की वैल्यू होती है वहीं पे होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट कहता है कि नहीं, यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस बिहेवियर। तो मैं क्या कहता हूँ कि कॉल करता हूँ इसको। अब कॉल फंक्शन को कॉल करेगा, और कॉल का जो पहला आर्गुमेंट होगा वो दिस की वैल्यू का होगा, कि हम दिस में क्या देना चाहते हैं। लेट्स से कि दिस में भी विंडो था ये, ठीक है, मैंने दिस में दे दिया हे डियर, तो अब दिस की वैल्यू हो गई है हे डियर कॉल में। और अगला जो आर्गुमेंट्स होगा कॉल में, वो होगा इसके अंदर जो भी हम पैरामीटर्स ले रहे हैं कुछ। अच्छा, मैंने कर दिया नेम इक्वल टू नो नेम, मतलब आई डोंट नीड। तो अब भी हमने दिस प्रिंट करा यहाँ पे, राइट। तो दिस की वैल्यू ये वाला होगा, जो पहला आर्गुमेंट होगा कॉल का, ये वाला। एक्चुअली हमने दिस को मॉडिफाई कर दिया। हाँ, इमेजिन इट इज ना, तो उसे लैंग्वेज नहीं कर पाते। तो दिस में क्या क्या एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, और जिसकी ये प्रॉपर्टी ये है, और ये स्ट्रिंग रॉ स्ट्रिंग दिखा रहा है रादर देन कि कंपाइल करके। तो अगर मैं इसको स्ट्रिंग से ऐड कर दूं, तो अपने आप ही वो स्ट्रिंग में कास्ट कर लेगा ये। तो अब ये हमारा प्योर स्ट्रिंग दिखा रहा है हेडर को। तो देखा हमने दिस प्रिंट करा, दिस में हमारे वैल्यू क्या मिल रही है, तो ये कॉल यही करता है कि हमें अगर कहीं कहीं पे हमें रिक्वायरमेंट होती है कि फंक्शन में दिस की वैल्यू को चेंज करने की, तो उसके लिए कॉल बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए अब कॉल तो कॉल कर लेगा ये, लेकिन कभी कभी ना हमारे पास एक एक आर्गुमेंट्स का एरे होता है, जैसे कि वेरिएबल आर्गुमेंट्स इक्वल टू एरे। एक्चुअली ये यूजर के नेम है, जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे सिंपल। मैं चाहता हूँ कि ये एरे का आर्गुमेंट्स को फंक्शन को कॉल करें, और पहला में जो पहला एलिमेंट है उसको पास करें, दूसरा में दूसरा को पास करें, और ये फंक्शन जो ये फर्स्ट नेम ले रहा है एंड देन लास्ट नेम ले रहा है। और मैंने सिंपल करो, क्या होता है नॉर्मली नेम के साथ तो ये होता है, फर्स्ट नेम को स्पेस के साथ जोड़ देते हैं लास्ट नेम से। तो अब मैं चाहता हूँ इसका पहला, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हेलो कॉल करो मैं, और आर्गुमेंट्स के जीरो को जीरो आर्गुमेंट में पास कर दिया, 1 को 1 पे। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें यहाँ पे डायनेमिकली पास करना, जैसे कि तीसरा आर्गुमेंट होगा, मैं तो ना 3 मैं लिखने जाऊँगा यहाँ पे। तो उसके लिए ना जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है, जैसे कॉल है ना उस तरह से अप्लाई है। तो अप्लाई क्या करेगा कि कॉल करेगा सेम फंक्शन को, जो पहला आर्गुमेंट रहेगा वहाँ पे दिस की वैल्यू रहेगी, दिस की वैल्यू मैं कर देता हूँ दिस की वैल्यू दिस, मतलब जो इसका दिस है उसका दिस है। और जो अगला वाला जो रहेगा वो एरे ऑफ आर्गुमेंट लेगा वो। तो मैंने आर्गुमेंट्स पास कर दिए यहाँ पे अप्लाई में। तो कॉल करा उसने, उसके बाद जो भी अगला आर्गुमेंट रहा वो सबका एक एक एलिमेंट इसमें इसमें वो अपने आप ही पास करेगा। अच्छा, तो अब क्या आएगा हमारे पास, आदिल अली साहिल, क्योंकि हमने अब यहाँ पे जितना भी आर्गुमेंट पास करेंगे हम, वो अगला आर्गुमेंट उसमें ऐड होता रहेगा अपने आप ही। तो इस तरह से हमने डायनेमिकली आर्गुमेंट्स पास करा दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ होनी चाहिए ना, डायनेमिकली आर्गुमेंट्स लेने का भी तो कुछ होनी चाहिए। तो लेने के लिए अपने आप ही इस फंक्शन के स्कोप में एक आर्गुमेंट्स नाम का ये अवेलेबल होता है। इसमें आप 0 पे पहला आर्गुमेंट मिलेगा आपको, 1 पे दूसरा आर्गुमेंट मिलेगा। तो लेट्स से कि मैंने वेरिएबल डिफाइन करा फर्स्ट नेम, ऊपर में कुछ नहीं लिया हमने, 0 का जो होगा फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम। सो वी शुड सी द सेम रिजल्ट। अब ये एरे है, तो डायनेमिकली अगर आप चाहिए सबको, तो यहाँ पे हम
एक बना सकते हैं वेरिएबल जहाँ पे जितने भी आर्गुमेंट दो उसको प्लस करके दिखा दें। तो मैंने यहाँ वेरिएबल लिया एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ नहीं। अब करा मैंने फोर वेरिएबल आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर्गुमेंट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब एम्प्टी स्ट्रिंग में मुझे ऐड करना है तो प्लस इक्वल टू आर्गुमेंट के अंदर का आई वाला वेरिएबल, फिर मुझे एक आखिरी में स्पेस चाहिए। ठीक है। तो अब जितना भी आर्गुमेंट दूंगा मैं सब में एक स्पेस सेपरेट से अपने आप ही वो कंसोल करा देगा। तो आई शुड सी सेम रिजल्ट। मैंने यहाँ पे दिया गो दिया, सो आई शुड सी स्पेस सेपरेटेड आर्गुमेंट लिस्ट। सही है। तो अब ये फंक्शन देखा होगा अपने, दिस की वैल्यू चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो फंक्शन में दैट्स ऑल जो पहले था, लेकिन ना लोगों ने सबको थोड़ा सा अच्छा कर दिया। जैसे अप्लाई और कॉल हार्डली यूज। अच्छा। और मैं एक और भूल गया बाइंड का बताना। ये हेलो फंक्शन पे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग दिस, मैं इसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगा देता हूँ तो सो दैट कि वो कास्ट टू स्ट्रिंग हो जाए, होता है ना पार्स टू स्ट्रिंग। तो जावास्क्रिप्ट में पार्स टू स्ट्रिंग करने के लिए ये है कि स्ट्रिंग में ऐड कर दो तो अपने वो स्ट्रिंग में पार्स हो जाता है, या फिर स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर उसको रैप कर दूँ। तो इसमें बहुत बड़ा लिखना पड़ता है और ये कन्फ्यूज करता है लोगों को। तो मैंने सिंपल कर दिया, इसका मतलब है कि जिसको मैं टू स्ट्रिंग में पार्स कर रहा हूँ। जैसे लैंग्वेज में होता है ना कि अगर हमने स्ट्रिंग में नंबर को जोड़ दिया तो वो अपने आप ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से। तो अब मैंने हेलो कॉल करा तो आई शुड सी कि ऑब्जेक्ट दिखेगा मेरे पास, ऑब्जेक्ट विंडो, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू विंडो थी उसको उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो ऐसा दिख रहा है। ठीक। लेकिन अब मैंने कहा कि कॉन्स वेरिएबल हेलो टू इक्वल टू हेलो डॉट बाइंड आदि। तो बाइंड फंक्शन रिटर्न करेगा एक नया फंक्शन, और जिस फंक्शन में जो दिस की वैल्यू होगी वो आदिल होगी। ये बाइंड करता है। तो बाइंड ने एक नया फंक्शन रिटर्न करा और उसके अंदर जो दिस की वैल्यू होगी, जब भी हम कॉल करेंगे तो उसको दिस की वैल्यू हमेशा मुझे आदिल मिलेगी। अब मैं हेलो टू को कॉल करूंगा तो उसमें दिस की वैल्यू क्या मिलेगी? आदिल मिलेगी। तो ये बाइंड होता था। फंक्शन के हम तीन सीखे ना, एक कॉल, एक अप्लाई, एक बाइंड। सो क्लियर हो गया। एक कॉल सिंपल कॉल करता है जिसकी वैल्यू से, और अप्लाई होता है जब हमें एरे ऑफ आर्गुमेंट्स देना हो तो हम अप्लाई यूज करते हैं। और बाइंड मतलब कि मुझे फंक्शन ही चाहिए लेकिन जिसकी वैल्यू कहीं और चाहिए मुझे। ठीक है। तो हम बाइंड वाइंड बहुत यूज करते हैं, ये हार्डली यूज करते हैं सारी चीज़ें। अब जब मैं बताऊंगा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट या जावास्क्रिप्ट से कैसे हम यूज करते हैं इसको। तो आई थिंक वी आर डन हियर फॉर द फंक्शन। अब एक फाइनल चीज बता दूं, जैसे कि अब मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट्स लेना है सारे के सारे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ जैसे पिछली बार किया था ना हमने कि फॉर लूप लगा के सारे आर्गुमेंट्स को स्पेस से सेपरेट करके दिखा दिया था। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ डॉट 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 आर्ग्स। इसका मतलब ये है कि आर्ग्स में सारे के सारे वेरिएबल्स जो होंगे वो एरे में आ जाएगा। अब मैंने कर दिया आर्ग डॉट ज्वाइन, एरे को हमने स्पेस से सेपरेट करके ज्वाइन कर दिया। अब फिर मेरे पास एक है नेम्स इक्वल टू ये एरे है हे और यू, जो भी हो ये नेम्स का एरे। अब मुझे इसको देना हो ना तो जैसे हम कॉल या अप्लाई करते थे हम सिंपल इसको हम हेलो में इसको हम एस्पिरेट कर सकते हैं नेम से। तो मतलब कि नेम एरे ना तो नेम से यहाँ पे खुल गया वो, तो एक एक इंडिविजुअल आइटम समझ लो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया। तो दिस इज सेम एज एग्जैक्टली बिफोर। गॉट इट। यहाँ पे इसने सबको समेट लिया जितने भी आर्गुमेंट थे, एरे में रैप कर दिया। यहाँ पे जो एरे में था ना उसको उसने खोल दिया यहाँ पे। अच्छा। तो इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। क्या? स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा, स्प्रेड। ठीक। हाँ, तो इसने इसका मतलब ये होता है ना कि ऐसा कुछ है। ठीक है। तो इसने क्या करा कि नेम को यहाँ पे लाया होगा ऐसे करके और इसने इसको खोल दिया होगा। ठीक। बिहाइंड द सीन यही हो रहा है ना ये।
हाँ, तो बस ये ऐसे ही खोल के रखता है। तो और अभी हमारे पास जावा ज्वाइन क्या करता है? क्या ये आर्गुमेंट्स डॉट ज्वाइन ये क्या करता है? ये आर्गुमेंट्स एक एरे रिटर्न करेगा, उसमें सारी सारी वैल्यू है। और ये एरे में फंक्शन होता है ज्वाइन का। ज्वाइन क्या करेगा कि एरे के एक आइटम को वो इसके सेपरेटर से वो ज्वाइन कर देगा। सो लेट्स से कि हमारे पास है वेरिएबल आइटम्स, वो एरे में है। हेलो वर्ल्ड। अब मैंने आइटम ज्वाइन करा, तो ज्वाइन में जो भी यहाँ पे वेरिएबल दिया मैंने, जैसे कॉमा सेपरेटेड से या डैश से, तो एक एरे को वो एक आइटम को वो ज्वाइन करेगा इससे, और इसकी वैल्यू रिटर्न होगी वो स्ट्रिंग होगी। होवर करोगे तो यहाँ पे लिखेगा कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है एरे। ठीक तो इसका ठीक। एरे का अपना फंक्शन है। तो ओके। लेट्स से कि अब इसको मैं कंसोल लॉग करता हूँ, तो हमारे पास ये ज्वाइन की पूरी वैल्यू मिली है। ज्वाइन की वैल्यू जिस तरह से ज्वाइन था ज्वाइन कर दिया। ठीक ये हेल्पर ठीक है। फंक्शन है, कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम यूज हो सकता है, तो इसके लिए। ठीक। तो अब ये वेरिएबल फंक्शन जो हमारा कोड पार्ट था, अब हम एक्चुअली डॉक्यूमेंट से इंटरेक्ट करेंगे चीज़ों से, सो दैट कि हम जावास्क्रिप्ट का अगला पार्ट सीखेंगे। तो जैसे फंक्शन सीखा ना, उस तरह से हम डॉम ले लेते हैं। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका मतलब ये है कि जो भी हम जावास्क्रिप्ट से, जो भी हम HTML पेज से इंटरेक्ट करते हैं, वो सबका सब कुछ वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ही आता है। ओके। बताऊंगा डॉम का मतलब एक्चुअल जो होगा। ठीक ठीक। अब यहाँ पे बटन्स लगाते हैं कुछ। मैंने कहा 3-4 बटन बनाने के लिए, और बटन के अंदर होगा आइटम्स ऐसे। ये आइटम 1 आइटम 2 के बटन बन गए 4। अब मुझे ना सबके क्लिक इवेंट पे मुझे उसके अंदर का नाम प्रिंट करना है यहाँ पे, कि ये वाला कौन सा बटन प्रिंट हुआ, ये वाला कौन सा बटन प्रिंट हुआ। ओके। तो मैं इंडेक्स में ही इंपोर्ट करता हूँ डॉम को, सो दैट कि आई कैन गो विद दिस थिंग्स। तो अब डॉम में बहुत सारे ग्लोबल फंक्शंस होते हैं। एक विंडो होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। तो विंडो रिफर करता है हमारे इंटायर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ें होगी ना, वो सबके सब विंडो में आते हैं। दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़, इसके मतलब टाइटल ठीक बाइटल है। सब विंडो में आता है। लेकिन डॉम में मतलब डॉक्यूमेंट की सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होता है ये, नीचे यहाँ ऊपर। ये सब डॉक्यूमेंट का पार्ट है। और विंडो में पूरा मतलब विंडो से हम क्लोज भी कर सकते हैं इसको। तो अब ये सब डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। तो मुझे ये बटन सेलेक्ट, बटन का इंस्टेंस चाहिए जावास्क्रिप्ट में। तो मुझे बटन करने चाहिए, तो मैं करूँगा वेरिएबल कॉन्स्ट btn। डॉक्यूमेंट के अंदर होता है एक फंक्शन गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं आईडी दूंगा यहाँ पे, तो उसका इंस्टेंस आ जाएगा मेरे पास बटन का वहाँ पे। तो मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी ना यहाँ पे, तो मैंने आईडी इसकी डाल दी, आईडी इक्वल टू btn1। यूनिक आईडी होनी चाहिए btn1। अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ btn को, तो मेरे पास जो इंस्टेंस होएगा वो एक्चुअल बटन का इंस्टेंस होएगा। यहाँ पे आ गया ना ये बटन। हाँ हाँ हाँ। अब मैं इस पर होवर करता हूँ, तो दिख रहा है एक्चुअल बटन वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका राइट। मतलब कि ये नॉट जस्ट कि ये स्ट्रिंग इक्वल टू दिस, ये इतना ही नहीं जितना दिख रहा है स्ट्रिंग में। ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है जो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट की टू स्ट्रिंग प्रॉपर्टी में ये ऐसे दिखा रहा है रिप्रेजेंटेशन। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो आई शुड गो, आई डोंट नो आते। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके चेंज करता हूँ आइटम, हाँ 4, देखो वहाँ पे भी चेंज हो गया वो, क्योंकि सेम इंस्टेंस को रिफर कर रहा है। तो मतलब क्या, मुझे इस वाले बटन का कंट्रोल मैं यहाँ से पूरा का पूरा चेंज कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट से। अब जैसे मुझे बटन डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू समथिंग एल्स, तो आई कैन सी समथिंग एल्स यहाँ पे, तो इंटैग कर लिया। अब मुझे सबके बटन पे चाहिए क्लिक इवेंट लगाना, और क्लिक इवेंट से जब भी मैं क्लिक करूँ तो इसमें आ जाए कि कौन सा बटन क्लिक हो रहा है, कौन सा बटन क्लिक हो रहा है। तो एक तो ऐसा कर सकता हूँ मैं कि बटन यहाँ पे सबका दे दिया, ID 1 2 3 4। यार मुझे रिपीट करना पसंद नहीं है,
मैं फिर से बटन लिख दूंगा। पता नहीं मुझे काम करेगा नहीं करेगा। वाह, उप्स। एक बहस चीज है। ज्यादा। ना को नाराज मत हो जा। या दैट्स राइट। अब देख रहे हो सब बटन का एक आइडेंटिफायर हो गया, इसको मैं वहां से सिलेक्ट कर सकता हूँ हर एक बटन के लिए। तो एक बटन तो यहाँ पर से हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जो दिख रहा है। अब मैं रिपीट नहीं कर सकता ना बटन 2 के लिए, फिर बटन 2 वेरिएबल बनाओ। तो यहाँ पे पैटर्न देखो, 1 से शुरू हो रहा है और 4 पे खत्म हो रहा है। तो मैंने एक फॉर लूप लगा दिया, वेरिएबल i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू जब तक 4 है, ताकि मुझे 4 तक चाहिए, i प्लस प्लस। अब मैंने फिर यहाँ पे वेरिएबल बटन लिया इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, बटन प्रीफिक्स था वहाँ पे, एंड देन सॉरी, अब मेरे पास चारों बटन मिलेगा, इसलिए मैंने सबको सीरीज में रखा था। चारों बटन है, सबको रेफर कर रहा वहाँ पे। तो ऐसे चारों बटन हमारे को मिल गया। अब मैं एक बटन पे क्लिक इवेंट लगाऊंगा तो वो लूप के अंदर सारे बटन पे अपना ही वो क्लिक इवेंट लग जाएगा, राइट। तो बटन पे क्लिक इवेंट लगाने का होता है btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर। बताया था कि ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, बटन अब जो रिफर कर रहा है बटन को। अब मैंने ऐड इवेंट लिसनर एक की है जिसपे हम कोई भी इवेंट लगाते हैं क्लिक का, अटैच इवेंट या जो भी होता है ना। तो हमने बटन पे एक इवेंट लिसनर लगाया है, इवेंट लिसनर का नाम है क्लिक। मतलब इस बटन क्लिक पे जो दूसरा आर्गुमेंट लेगा वो फंक्शन लेगा, ठीक है। और फंक्शन के अंदर वो ई रिटर्न करेगा इवेंट। तो अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ क्लिक। तो मैं जो ही बटन में क्लिक करूंगा तो ये इवेंट जिसमें बाइंडेड है और इसके इवेंट के क्लिक पे ये कॉल हो रहा है हमारे पास। क्लिक करा मैंने, क्लिकिंग 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 क्लिकिंग। अब मुझे एक्चुअली बटन का वो नाम चाहिए जिस बटन पर क्लिक कर रहा है। तो जो ईवीटी मिल रहा है ना, ईवीटी एक्चुअली जिस पे क्लिक हुआ उसका एक इवेंट मॉडल ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इवेंट ऑब्जेक्ट में जो टारगेट होगा ना, वो टारगेट रेफर करेगा उस बटन के इंस्टेंस को जो बीटीन है, ठीक तो है। सेम में टारगेट रेफर कर रहा है। तो मैं जिस बटन पे क्लिक करूंगा उस बटन का यहाँ पे इंस्टेंस छप गया, इसका छप गया और इसका छप गया, क्योंकि ईवीटी एक इवेंट है उसमें टारगेट है। तो ईवीटी ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे कि कर एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन या कुछ भी। अभी हम टारगेट पे फोकस हैं। अब टारगेट के अंदर जो इनर टेक्स्ट होता है वो एक्चुअली बताता था ना कि इनर टेक्स्ट ऐसे चेक करते हैं। तो इनर टेक्स्ट मतलब कि बटन के अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो हमें दिखाएगा। क्लिक करा हमने, आइटम 4 आ गया, आइटम 3, आइटम 2, आइटम 1। तो ये हो गया हमारा डॉम से इंटरेक्शन, राइट। ओके। तो समहाउ ठीक है बट नॉट वेरी बेस्ट अप्रोच। जैसे कि मैंने यहाँ पे ना आईडी चिपका रखे है समय 1 2 3 4। आपको पता होगा ना क्लास भी होता है जो आईडी, मतलब आईडी और क्लास में ये डिफरेंस है कि एक डॉक्यूमेंट में आईडी नाम का एक ही चीज होता है, हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते। क्लास में होता है कि मल्टीपल रख सकते हैं। मैंने आईडी को कंट्रोल डी करके करते क्लास, और इसको हमने कर दिया एक्शन बटन, राइट। अब ये काइंड ऑफ डायनेमिक हो गया। मेरे पास जितना ये बटन बढ़ाऊंगा मुझे यहाँ पे जो फिक्स नंबर ऑफ 4 दिया हुआ है मैंने, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस मुझे एक्शन बटन देना है। यहाँ पे इसके नाम में कुछ भी लिख दूँ, कंट्रोल करके यहाँ पे मैंने 5 भी कर दिया। तो जिस तरह से डॉम में होता है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस तरह से होता है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो अब मुझे 4 की जरूरत नहीं है यहाँ पे मैंने, क्योंकि अब ये बटन प्लुरल में आएगा। तो यहाँ पे देखा होगा आपने एलिमेंट सिंगल है। अब एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गया। इसका मतलब मैं जो भी दूंगा ना क्लास नेम, तो वो जितना भी जगह पर उस क्लास नेम में करेगा सब बटन का इंस्टेंस एरे में इसमें स्टोर हो जाएगा। ओके। तो एक्शन बटन, एक्शन बटन। अब हमारे पास थोड़ा सा डायनेमिक हो गया है। आपको पता है कि एरे में हम कैसे निकालते हैं।
वन वाला अप्रोच चल जाएगा? हम्म चल जाएगा। नहीं, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। नहीं चलेगा। अब यहाँ पे वेरिएबल btn इक्वल टू बटन्स जो था उसके अंदर आई मिल गया। सब कुछ सेम है, बस हमने वहाँ पे फिक्स 4 नहीं रखा था, बल्कि डायनेमिकली लिया क्लास नेम से। वी शुड वर्किंग सेम। तो अब कहने का हमारा क्लियर पिक्चर है कि एरे लूप कैसे काम करता है एंड ये डॉक्यूमेंट से इंटरेक्ट कैसे करता है। ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि ईवीटी एक क्लिक इवेंट के लिसन पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ये ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन। अब उसके अंदर ही इसने टारगेट में डाल दिया उसी इवेंट, उसी ऑब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट पे ये वाला क्लिक इवेंट बाइंडेड है, और इसमें इनोटेट कर लिया हमने। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो बटन है, मैं यही बटन को यहाँ पे डाल सकता था, तो ईवीटी टारगेट की क्या जरूरत थी? तो लेट्स से कि मैंने यही बटन पे डाल दिया एंड व्हाट वी गेट, क्योंकि बटन का टेक्स्ट चाहिए। क्लिक करता हूँ, आइटम 5 आ गया, इस पे भी आइटम 5 आ गया, आइटम 5 आ गया, आइटम 5 आ गया, इस पे भी आइटम 5 आ गया। डिड यू नोटिस व्हाट हैपेंड हियर? बटन को उसने रिप्लेस कर दिया, वेरिएबल था इसलिए। क्योंकि वेरिएबल था ये। अब जब ये लास्ट वाला वेरिएबल इसमें स्टोर है बटन पे, हमने जब क्लिक करा तो जो लास्ट वाला जो बटन था उसी पे का ये ले रहा है वो, ना कि उस बटन का जिसको हम क्लिक कर रहे हैं। राइट, क्योंकि ये तो लूप के अंदर चल रहा है नहीं है, ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, घूम घूम खत्म हो गया, लेकिन मैं क्लिक कब करा होगा? जब लूप कंप्लीट हो गया होगा। करेक्ट। तो इसीलिए तो इसका तो ये तरीका था कि हमने इवेंट से ले लिया तो क्लिक हो गया। लेकिन इसका एक और तरीका है, इसका ये है ना कि इसका स्कोप देखिए डिफाइन हो रखा है। ये जो वेरिएबल var कीबोर्ड होता है ना, तो वो var कीबोर्ड फंक्शन स्कोप में डिफाइन होता है। लेकिन अगर हमने इसको लेट कर दिया होता ना, तो ये ब्लॉक स्कोप पे डिफाइन होता। अब मतलब यह है कि एक ब्लॉक में एक बटन होगा, और ये जो अगला ब्लॉक चलेगा तो उसमें वो दूसरा वाला बटन होएगा। लेट्स सी, आइटम 4 आ गया, आइटम 3 आ गया, आइटम 2 आ गया, आइटम 1 आ गया, आइटम 5 आ गया। ये इसलिए हो रहा है कि ब्लॉक वाइज, ये थोड़ा और डिटेल में जाना है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर मैं इसको बताने जाता ना लेट का ब्लॉक ब्लॉक हुआ तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता। तो अब मुझे ईवीटी की ज़रूरत नहीं है, सो आई डोंट नीड टू मेसिंग अराउंड। तो ये था, आई थिंक समझ में आएगा पूरा का पूरा। पूरा। स्टॉप करते हैं हम रिकॉर्डिंग को। हाँ, करूँ स्टॉप।